महेंद्र कुमार, हम सर। बिहार कब आना है तुमको? आ रहे सर 6-7 तारीख को प्रणाम। हाँ, पटना में कहाँ रहते हो? कुम्हरार में है सर। हाँ, तो हमारे घर के बगल में ही हो। सुपर 30 के बगल में। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हम लोग खुश रहो, खुश रहो। सबका प्रणाम नो पता चल रहा है, सबका चेहरा पता चल रहा है। चेहरा देखने से लगता है किसी को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अकेले रूम में बैठ के बोले जा रहे हैं। दूसरा आदमी जो देखता है उसको समझ में नहीं आता है कि क्या किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। उद्देश्य नहीं मेरा आवाज सुन रहा है क्या सर? तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है? प्रियंका, तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर। पूरा आवाज पूरा तगड़ा आवाज है। टाइगर के एरिया में रहती हो ना? टाइगर रिजॉर्ट है ना तुम्हारे एरिया में? टाइगर रिजॉर्ट है कि नहीं है? है सर। तब तो असर पड़ेगा ही, पुलिस का असर पड़ता है। तो नहीं, इतना दिन बाद मिले ना तो बोले कैसा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। तुम लोग अच्छे रहो, तुम लोग सक्सेस करो, यही उद्देश्य है और क्या। सर सबसे ज्यादा सर आप अच्छे रहिए, आपके लिए हम लोग को तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना पटना में इतना केस वगैरह बढ़ रहा था, हो ना जाए। हाँ, कांटेक्ट तो एकदम नहीं रखते हैं कहीं से, इसलिए जब तक बचना है बचेगा। हम लोग इस में आज पढ़ने जा रहे हैं इंसिडेंस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे इसका नाम है टैक्सेबल कैपेसिटी। इसको यूपीएससी में बोलता है लिमिट टू टैक्स और बीपीएससी में बोलता है टैक्सेबल कैपेसिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। टैक्सेबल कैपेसिटी कि कोई भी, खुश रहिए हरि गोविंद जी, आपका सिलेबस में है लिमिट टू टैक्स, उसी को कहते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। यूपीएससी, बीपीएससी, नेट सब जगह ये पूछता है। तो टैक्सेबल कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं कर दे क्षमता। आप पढ़े होइएगा एबिलिटी टू पे, तो वो था कर दे योग्यता। तो कर दे योग्यता हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कर दे क्षमता। बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाता है, इंटरव्यू में जाता है, पूछ दिया कि कर दे योग्यता और कर दे क्षमता में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि कर दे योग्यता जो है एक व्यक्ति टैक्स पेयर से जुड़ा हुआ है, और कर दे क्षमता जो है वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। कर दे क्षमता पूरे देश के कर दे क्षमता को बतलाता है, लेकिन टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो पूरे देश के क्षमता को बतलाता है। एबिलिटी टू पे जो है वो किसी व्यक्ति के कर दे योग्यता को बतलाता है। तो कर दे योग्यता जो है एक
एक करदाता से जुड़ा हुआ है, कर देय योग्यता एक करदाता से जुड़ा हुआ है, लेकिन कर देय क्षमता जो है वो पूरे के पूरे देश की क्षमता को बताएगा। पूरे देश के लोगों को दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक हाई इनकम ग्रुप, एक है लो इनकम ग्रुप। तो पूरे देश में कर सरकार कितना लगावे, इसको कहा जाता है निचोड़ने की क्षमता। टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? कर निचोड़ने की क्षमता। टैक्सेबल कैपेसिटी का अर्थ क्या हो गया? कर कर निचोड़ने की क्षमता। अब जैसे आप भींगा हुआ तौलिया है तो उसको निचोड़ते हैं ना, जी तो निचोड़िएगा आप तो पानी निकल जाएगा। जी। और निचोड़ा हुआ तौलिया आपके बड़े भाई पहलवान हैं, उनको दीजिए निचोड़ने के लिए, तो आपके निचोड़ने के बाद ही वो जब निचोड़ेंगे तो थोड़ा पानी और गिर जाएगा। जी जी फाड़ देंगे सर इसको छोड़कर। उसके बाद हो सकता है वो तौलिया फट भी जाए। जी सर। तो 2-4-10 को बूंद गिरावेंगे लेकिन तौलिया फाड़ देंगे। तो वही कहता है कि निचोड़ने की क्षमता, कि उसके बाद निचोड़िएगा तो फट जाएगा कपड़ा। और आदमी का जो है विश्वास सरकार से विश्वास उठ जाएगा, जनता का विश्वास जो है उस पर असर पड़ेगा। तो कर निचोड़ने की क्षमता जो है उसको जब भी हो तो उसको कहा जाएगा लिमिट। उसको क्या कहेंगे? लिमिट टू लिमिट। टैक्स। लिमिट सीमा, लिमिट टू टैक्स, टैक्स। है ना? लिमिट टू टैक्स। जी। लिमिट टू का मतलब क्या हो गया? कर निचोड़ने की क्षमता। अर्थव्यवस्था में धनवान वर्ग है, अर्थव्यवस्था में आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। व्यवस्था के भीतर आवाज आ रही है? जी सर अभी आई। कटकुट होता रहता है। नेटवर्क। अर्थव्यवस्था में आवाज अब आ रही है? जी सर जी। हाँ, इंटरनेट बहुत तबाह कर रहा है। बारिश हुई है ना? अरे सर यहाँ भी बहुत कल बारिश हुई थी। हाँ वही है। तो कर निचोड़ने की क्षमता, अर्थव्यवस्था में कर निचोड़ने की क्षमता को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसी को चित्र से देखेंगे, उसी का व्याख्यान करेंगे। अनित कुमार आ गए आप? अनित कुमार, सुनीता कुमारी आई? सुनीता भी आ गई है। अनीत जी पता नहीं नंबर एक दूसरे। मोतीलाल आ गए? हम सर। खुश हो। हम लोग आज पढ़ रहे हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का मतलब होता है कर देय योग्यता। ये किसी एक करदाता का कर देय योग्यता है। लेकिन अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि पूरे देश के अमीर वर्ग का कितना क्षमता है, पूरे देश के कमाए वाले का कितना क्षमता है, तब उसका नाम हो जाएगा आपको टैक्सेबल कैपेसिटी। तो अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पर।
टैक्सेबल कैपेसिटी is the limit of taxation. कर दे क्षमता कर दे क्षमता taxable capacity is the limit of taxation. Taxable capacity is the limit of taxation. कर दे क्षमता सर कर दे फिर दे क्षमता होगा। म्यूट करो टैक्सेबल कैपेसिटी कर दे योग्यता के तरह से ये हो गया कर दे क्षमता। इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी relative taxable capacity relative taxable capacity। निरपेक्ष कर दे क्षमता।
इसको बोला जाता है टैक्सेबल एटीसी, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। प्रणाम सर। खुश रहो। एटीसी, एटीसी हो गया एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी एटीसी। और रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी हो गया सापेक्ष। सापेक्ष कर दे क्षमता। इसको बोला जाएगा आरटीसी, आरटीसी रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। अब आगे हम लोग एटीसी बोलेंगे, इसका मतलब होगा निरपेक्ष कर दे क्षमता। आरटीसी बोलेंगे तो इसका मतलब सापेक्ष कर दे क्षमता। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, ये कम आय वाला है। और एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी अधिक आय वाला है। आरटीसी से नहीं नहीं, दोनों एटीसी है, एक अधिक आय वाला है, एक कम आय वाला है। अधिक आय, अधिक आय वर्ग जो है उसका है एटीसी, और कम आय वर्ग जो है उसका एटीसी। तो ये मान लीजिए है आपको 2, तो ये इसको मान लीजिए 4। तो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी निरपेक्ष आय कर दे क्षमता। निरपेक्ष कर दे क्षमता। इसको हम लोग माने हैं 2, ये हो गया 4। ये जो है कम आय वर्ग का है, कम आय वर्ग का, कम आय वर्ग का क्षमता 2 माने। अब जो है दूसरा ग्रुप है उसका निरपेक्ष कितना है, तो निरपेक्ष कर दे क्षमता अधिक आय, अधिक आय वर्ग का 4 रखा गया। तो अब निकालना है हम लोग को रिलेटिव कम आय वर्ग का। मान लीजिए नाम रख दें ए,
और कम आय अधिक आय वर्ग वाले का नाम रखते हैं बी। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी ए का निकालना है, तो वो इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी। मतलब ए का रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी निकालना होगा तो हम लोग लेंगे 2/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। 2 और अगर हम लोग अब लेते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी बी ग्रुप का, तो इसका फॉर्मूला उलट जाएगा एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी बाई एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए बराबर हो जाएगा, उलट जाएगा 4/2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तब आप गौर से देखिए कि पहले जो हम लोग का कर का पोजीशन था वो था 2:4 और अब कर का पोजीशन हम लोग का हो गया 1/2:2। 1/2:2। 2 तो कौन बेहतर है 2:4 अच्छा है कि 1/2:2 अच्छा है? half is 2 1/2:2 हो गया। इसका मतलब कि कम आय वाले पर कर का मात्रा घटा दिया गया और हाई जी। ऊंचे आय वाले पर कर की मात्रा बढ़ा बढ़ा दी दी गई। गई। बढ़ा दिया गया। तो किसी भी विवेकशील बजट बनाने वाला जो होगा, कल्याणकारी बजट बनाने वाला होगा, किसी भी राष्ट्र में इस बात पर जोर दिया जाता है कि कम आय वर्ग वाले पर शोषण नहीं हो, कम आय वर्ग वाले को का निचोड़ने का काम जो है किया जाए, लेकिन अमीर से तुलना में कम। तो निचोड़ने की क्षमता जो है ज्यादा अच्छा है। निचोड़ने की क्षमता अधिक से अधिक किसका होना चाहिए? ठीक है धन्य ऊंचे आय वाले का। और पूरे देश में निचोड़ने की क्षमता जो है उचित होना चाहिए। सर ये 1/2:2 ये नहीं समझ पाया। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जो है ऊपर वाला तो 2 और 4 हो गया कि आप अमीर से 4 लेंगे तो गरीब से 2 लेंगे, ठीक लग रहा है। जी। लेकिन अर्थशास्त्री कहता है कि ये एब्सोल्यूट हो गया,
इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। होना क्या चाहिए, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी होना चाहिए। कहा कि रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगा, कहा रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी का फॉर्मूला बदल दिया। कहा कि एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए बटा एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी, ये फॉर्मूला हो गया। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए बटा एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी। ये रेशियो ये किसका हो गया, कम आय वाले का, कम आय वाले का, आरटीसी कम आय वाले का। इस अनुपात तब ये पहला हम लोग का निकला हुआ है 2 और 4, तो 2/4 हो गया, 1/2 हो जाए, 1/2 हो गया। अब आइए टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ बी, तब फॉर्मूला लिखाएगा टैक्सेबल कैपेसिटी के निकालने के लिए, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी बी निकालने के लिए एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी बटा एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए, मतलब कि 4/2, 4/2 हो गया 2। तो अब अनुपात देश के भीतर अनुपात हो गया 1/2:2, 1/2:2। तो इसको आप बेहतर मानेंगे 1/2:2 कि इसको बेहतर मानेंगे, दो तरीका अपनाया गया। तो अधिकांश अर्थशास्त्री का कहना है कि एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी में निचोड़ने का काम पूरा से नहीं हुआ धनवान का। हमारे गरीब आदमी 500 रुपया टैक्स दे रहा है और धनवान कहेगा लीजिए हम 501 दे रहे हैं, तो ये उचित लगेगा? गरीब दे रहा है टैक्स मान लीजिए 500, तो अमीर 501 देगा, ये सही होगा कि ये 500 देगा तो उस पर 2000 लगना चाहिए जी, 2000 ऊपर 2000 लगना चाहिए। तो उसी तरीके से उसको एक नियम के रूप में बांधने के लिए इस काम को किसने दिया, डाल्टन ने। डाल्टन महोदय का नाम हम लोग पहले से जान रहे हैं, ये पब्लिक फाइनेंस के ओरिजिनल अर्थशास्त्री हैं। डाल्टन कहते हैं कि किसी भी हालत में आपको जो है टोटल एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी को आप निकाल लीजिए 2, और एब्सोल्यूट कैपेसिटी ए, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी ए 2 है और एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी बी 4 है। लेकिन इसको उचित नहीं माना गया, कहा गया कि निरपेक्ष कर दे क्षमता जो है वो बेहतर नहीं है, हम लोगों को सापेक्ष कर दे क्षमता की ओर जाना चाहिए। सापेक्ष 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 कर दे सापेक्ष में हो गया कि तुलना करके निकाल लेंगे, निरपेक्ष हो गया कि अलग अलग। अलग अलग, तो अलग अलग लेने में कहाँ पता चलेगा कि सोसाइटी है जो होल पर क्या असर हो रहा है। जी, जैसे गरीबी का निकालते हैं। हाँ, तो टैक्स वसूलना जो है, पैसा छीनना, तो किससे कितना पैसा छीना जाए ये सरकार को निर्णय लेना है। सरकार का एक तरीका 2 गो है, एक है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, एक है रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी में ऐसे ही बोलेगा कि इससे 2 लीजिए, इससे 4 लीजिए, तो लगेगा कि भाई वो 4 दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक ही है। और तब इसको जांचिए रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी में डाल के। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी जैसे ही कीजिएगा तो एटीसी ए बटा एटीसी बी बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर हो जाएगा हाफ। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी ए का होगा हाफ। तो डाल्टन कहते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी एक बड़ा ही धुंधला और अस्पष्ट विषय है।
यही लाइन रहता है, टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम एंड कंफ्यूज्ड कंसेप्शन। टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम एंड कंफ्यूज्ड कंसेप्शन। डीम मतलब हुआ धुंधला, है ना, कंसेप्शन माने धारणा, और कंफ्यूज मतलब अस्पष्ट। तो डाल्टन कहते हैं कि ये चार्ज किया जाता है टैक्सेबल कैपेसिटी की धारणा पर कि टैक्सेबल कैपेसिटी कंसेप्ट इज डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन। लेकिन अगर हम इसको एटीसी और आरटीसी के कंसेप्ट पर डालेंगे तो क्लियर निष्कर्ष निकलेगा कि ये डीम और कंफ्यूज नहीं है, बल्कि एकदम क्लियर कट है कि सोसाइटी में निचोड़ने की क्षमता जो है वो रिलेटिव होना चाहिए, न कि एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रही है? जी 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 सर। आलोचना करने वाला कर दिया कि टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन। लिख लीजिए अंग्रेजी में लाइन, टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम, DIM डीम, डीम एंड कंफ्यूज्ड कंसेप्शन। सर एग्जाम में इंग्लिश में लिख देंगे जैसे हिंदी मीडियम है तो? अरे हिंदी इंग्लिश मीडियम इसलिए लिखे हैं कि लाइन रहेगा डिस्कस, तो समझ जाओ कि टैक्सेबल जी। कैपेसिटी पढ़ना है। टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन एक्सप्लेन। जो पढ़ रहे हैं वही बात लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल होता है ना, कमीशन का क्वेश्चन रहता है तो ये लाइन पूछती है, कई बार पूछ दिए हुआ है। टैक्सेबल कैपेसिटी इज डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन। सर इसमें वो निर्धारक तत्व को जोड़ते हुए लिखेंगे। निर्धारक तत्व से है क्या मतलब है? ये तो आपको सारा बात लिखना है, जितना बात है सब लिखना है। अच्छा। क्वेश्चन का पूछेगी, क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो ये सारा बात आपको लिखना है। शुरू होगा एटीसी से आरटीसी पर जाएगा, निर्धारक तत्व जाएगा, चित्र जाएगा, सब बात कंप्लीट बात रहता है। जी क्वेश्चन जी। जो पूछे उसी से शुरू करना चाहिए, क्वेश्चन खत्म करते समय उसी को लिखना चाहिए। अब बीच में जितना डालना है डालिए। ठीक है। शुरू और अंत में इंट्रोडक्शन जहाँ शुरू होगा तो ही टैक्सेबल कैपेसिटी एंड कंफ्यूज कंसेप्शन, जिसको स्पष्टीकरण करने के लिए एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी निकाला गया, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी निकाला गया और वो सबको समझाया गया। तो टैक्सेबल कैपेसिटी is deem and confused टैक्सेबल कैपेसिटी डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन। ये लाइन हम लोग भीतर में भी डाल देंगे, दोनों का तुलना करेंगे एटीसी और आरटीसी, तो बताएंगे कि एटीसी जो है वो डीम एंड कंफ्यूज कंसेप्शन है कि 2 और 4 या 3 और 6 इस तरीके से बताना जो है वो उससे बेहतर है कि जो आप बता रहे हैं बता दीजिए और उसके बाद रिलेटिव निकालिए। रिलेटिव निकालिएगा तो वही सही निचोड़ने की सीमा होगी। तो जो आदमी इस काम को कर रहा है तो पहले एब्सोल्यूट निर्धारण करेगा, निर्धारण करने के बाद तब फिर उसका रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी निकालेगा। तो वो जो आपका आएगा 1/2:4, ये देखिए 4 गुना टैक्स में अंतर हो गया। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी 1:4 है, 2:4 है, तो कितना हुआ? 2 गुना हुआ। 2 गुना हो गया। 2 से 4
आप हाँ, वो टेक्निक 104 बदल दिए तो 4 गुना रिच से लीजिए, और 1 लीजिए तो वहाँ 4 लीजिए, हाफ लीजिए तो वहाँ 2 लीजिए। 2 लीजिए। तो दोनों को तुलना करने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि बेहतर कौन है, बेहतर कौन है, बेहतर कौन कंसेप्ट है, बेहतर कौन इक्वेशन है। तो बेहतर जो होगा ये होगा। अब कहता है ये बात डाल्टन का है। किसने कहा? डाल्टन। डाल्टन। डाल्टन डाल्टन के ने कहा कि बड़ा ही डीम और कंफ्यूज कंसेप्शन है, इसको समझ करके दूर करना होगा। और मस्ग्रेव मस्ग्रेव दूसरे अर्थशास्त्री हैं जो बाइबल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इसको बोलता है कि इतना बात लिखा हुआ है कि आने वाला समय में उस जोड़ का किताब मिलना मुश्किल। मस्ग्रेव जो है वो डाल्टन के बाद का है किताब। मस्ग्रेव में कहते हैं ही कि टैक्सेबल कैपेसिटी ए का जब होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि कर का जरूरत हम लोगों को किस काम के लिए होता है। तो उद्देश्य होता है एलोकेशन, कर को लेके बांटा जाता है। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद होता है स्टेबलाइजेशन। कहा कि पब्लिक फाइनेंस जो है स्टेबलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन। स्टेबलाइजेशन तो एलोकेशन के लिए टैक्स लगाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, स्टेबलाइजेशन करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। कहा कि टैक्स जो है अर्थव्यवस्था में टैक्स सरकार लगाती है। तो मस्ग्रेव का अपना विचार है कि आप जब भी बात कीजिए तो नंबर 1 देखिए एलोकेशन, नंबर 2 देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 देखिए स्टेबलाइजेशन। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में टैक्सेबल कैपेसिटी जो है तीनों के एंगल से देखिए। अब मान लीजिए कि आप मिस्टर ए का एलोकेशन देख रहे हैं
तो आपको मिस्टर बी का फिर एलोकेशन देखिए। उसके बाद प्लस लगाइए और मिस्टर ए का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। मिस्टर बी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। और इसको बंद कीजिए। प्लस मिस्टर ए का स्टेबलाइजेशन देखिए। मिस्टर बी का स्टेबलाइजेशन देखिए। यही हो जाएगा टैक्सेबल कैपेसिटी। इनका कहना है कि कर को देखते समय, कर निचोड़ने की सीमा देखते समय 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए और तब जो है ये तीनों को जोड़ेंगे तब टैक्सेबल कैपेसिटी बनेगा। तो टीए को ब्रेकअप किए, दो ग्रुप में बांटे हुए हैं समाज को, अर्थव्यवस्था को। तो एलोकेशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में साधन संसाधन जुटाना है, तो कितना जुटाना पड़ेगा उसको ध्यान में रख करके निष्कर्ष निकालिए और तब टीए और टीबीए, मिस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए एलोकेशन के लिए जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो उसका नाम दे देंगे टीए प्लस टीबीए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण, आय के वितरण की विषमता को दूर करना है तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग बनाइए टीएडी प्लस टीबीडी टैक्सेबल कैपेसिटी। ए ग्रुप का टीडी, बी ग्रुप का टीडी। तब फिर टैक्सेबल कैपेसिटी जो है स्टेबलाइजेशन के लिए, इन्फ्लेशन को घटाना है या डिफ्लेशन को दूर करना है, तो उसके लिए हमको खर्च करना पड़ेगा सरकार को। तो टैक्स कितना वसूला जाए, कितना निचोड़ा जाए, तो टीए स्टेबलाइजेशन प्लस टीबी स्टेबलाइजेशन। तो टीए, अब इसको अगर आप तोड़ के लिख सकते हैं तो टीए बराबर इतना, फिर टीडी बराबर इतना, फिर टीएस बराबर इतना, और तब फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीए प्लस टीडी प्लस टीएस इज इक्वल टू टी। बात क्लियर हो रहा है? जी सर। जी। इसमें और क्लियर तरह से बताया, वो तो केवल 2 ग्रुप ले लिया और 2 ग्रुप का रिलेटिव और सापेक्ष निकाला। मस्क्रेव कहते हैं कि क्यों कर लेते हैं, तो कर लेने का 3 ही कारण है। अर्थव्यवस्था में कर लेने का 3 ही कारण है। एक है पब्लिक फाइनेंस का एलोकेशन ब्रांच, दूसरा है पब्लिक फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच, तीसरा है पब्लिक फाइनेंस का स्टेबलाइजेशन ब्रांच। एलोकेशन ब्रांच जो है, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। एलोकेशन ब्रांच जो है वो बतलाता है कि पूरे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कितना संसाधन जुटाना होगा, कितना एलोकेशन करना होगा ताकि विकास का प्रक्रिया चल सके। तो एलोकेशन का उद्देश्य विकास का होता है। विकास के लिए गरीब को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अमीर को भी करना पड़ेगा। तो उस एंगल से हम एलोकेशन ब्रांच जो है कर का लिमिट निर्धारित करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच जो है वो बतलाता है
कि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को पाटने के लिए काम किया जाए, और उसके लिए बहुत सारी चीजों को अमीर से लेकर के और गरीब को फ्री देना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच के लिए हमको पैसा कलेक्ट करना है, कर कलेक्ट करना है, तो वो हमारा हो जाएगा TD, टैक्सेबल कैपेसिटी डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच। ये जो है ब्रांचेज है, एलोकेशन ब्रांच, ये टैक्स लगाएगी और वसूलेगी, काटेगी। एलोकेशन ब्रांच, ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच। ये जो है स्टेबलाइजेशन ब्रांच। तो कहता है कि मस्ग्रेव्स जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कर लगाने का, कर निचोड़ने का तरीका बतलाया, और उसमें कहा कि टी देखने में टी लगता है, लेकिन इसके भीतर में छिपा हुआ है क्यों। उत्तर होगा एलोकेशन के लिए, क्यों तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्यों स्टेबलाइजेशन के लिए। एलोकेशन का मतलब हुआ आर्थिक विकास करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ अमीरी गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, स्टेबलाइजेशन का मतलब हुआ आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब हुआ कि न इन्फ्लेशन हो न डिफ्लेशन हो, न इन्फ्लेशनरी गैप हो न डिफ्लेशनरी गैप हो। इसके लिए हमको कहीं ज्यादा खर्च करना होगा, कहीं कम खर्च करना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए टैक्सेबल कैपेसिटी को फिक्स करने की बात कही गई। मोतीलाल जी सर। जरा स्पष्ट कीजिए तो, ये मस्करे वाले का स्पष्ट कीजिए तो। मसगेर महोदय ने पिछले डाल्टन महोदय के सापेक्ष और निरपेक्ष के आय के आधार पे जो कर का निर्धारण किया जा रहा था, उसमें अस्पष्टता की और मतलब इशारा करते हुए उन्होंने 3 टैक्स लगाने के कारणों के ऊपर बल दिया, और उन्होंने बताया कि अगर हम टैक्स लगाते हैं तो हमें हमेशा 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है एलोकेशन। जब किसी राष्ट्र का विकास करना होता है तो उसके लिए हमें उसके साधन और संसाधनों का दोहन करना होता है, और साधन और संसाधनों का इस तरह से दोहन करें कि विकास का पहिया सही से चले। और इसके लिए कर के रूप में सरकारी राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उसमें इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर हम दो ग्रुप में कर दे क्षमता वाले लोगों को बांटते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ये कर कम आय वाले पर किस तरह से लगाते हैं और अधिक आय वाले पर किस तरह से लगाते हैं, और ये एक बैलेंसिंग अप्रोच माना जाएगा। उसी तरह जब आय के असमान वितरण के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, तो उस समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आय के असमान वितरण को कैसे पाटा जाए। जैसे भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अनाज का मुफ्त वितरण, घर मुहैया कराना, गैस का मुफ्त वितरण उसी श्रेणी में आता है। और पहल योजना के तहत लोगों से गैस की सब्सिडी लेने से मतलब रोक लगाने की भी बात कही जा रही है। यह कहीं ना कहीं कर का ही दायरा को बढ़ाता और बढ़ाता है। और वहीं जब स्टेबलाइजेशन की बात आती है, तो स्टेबलाइजेशन के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महंगाई के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर 2 फोर्सेस, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए 2 फोर्सेस काम करती है। एक तरफ जहाँ मौद्रिक नीति है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति को हम लेते हैं, और राजकोषीय नीति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कर का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि लोगों के पास अधिक धन उपलब्ध न हो जाए, जिसके वजह से मांग में वो वृद्धि कर दे और महंगाई को राइज करवा दे। इसलिए कर को इस तरह से लगाया जाए कि लोगों के पास सीमित आय हो और अनावश्यक मांग की वृद्धि न हो, और इसके लिए हमें इन 2 वर्गों के बीच कर का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए। सर करेक्ट, हाँ करेक्ट। अब देखिए, ये जो है
एक रेक्टेंगुलर एरिया खींच दीजिए और इसमें टैक्स का रेखा लीजिए, इसका नाम देंगे T1। सरकार को और टैक्स चाहिए तो रेखा बदल दीजिए, उसी रेखा पर मत रहिए, उस रेखा पर ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो ज्यादा चाहिए तो रेखा बदल दीजिए। उसके बाद और चाहिए तो और बदल दीजिए T3। कहता है कि टैक्स का पहला जो है, मान लीजिए OA टैक्स चाहिए तो T1 लगेगा। अगर सरकार को और बढ़ाना है तो कर के दर को बदल देगा T2 और तब A से चला जाएगा B पर। लेकिन अगर और सरकार को पैसे चाहिए विकास के लिए, अर्थव्यवस्था में और पैसे चाहिए, C चाहिए, तो फिर नया टैक्स रेट होगा, वो टैक्स रेट हो जाएगा T3। कर की दर अब कहता है कि यही आपका लिमिट हो गया। अब आपको ये फ्लैट हो गया, यहाँ यही कहा जाएगा टैक्सेबल कैपेसिटी। टैक्सेबल कैपेसिटी। अब कहता है कि सरकार को अगर और भी पैसा चाहिए तब वो दूसरा रास्ता अपनावे। सार्वजनिक ऋण ले। बॉन्ड बेचे। टैक्स नहीं लेना है, टैक्स लिमिट पहुंच गया है, फिर भी अगर आपको जरूरत हो रहा है तो आप CZ जो है बढ़ा सकते हैं। कैसे पैसा ला सकते हैं? बॉन्ड बेच के, बॉन्ड सार्वजनिक ऋण लेके बॉन्ड बेच के पैसा लाइए, लेकिन टैक्स मत लगाइए, क्योंकि टैक्स T3 जो है वो फ्लैट हो गया जाके। T3 फ्लैट हो गया। सुनीता, जी सर। चित्र को एक्सप्लेन करो तो। पहले T1 लगा, कितना कर मिला? जब कर की दर T1 होती है तो टैक्स OA प्राप्त होता है। OA प्राप्त होता है, और जब T2 कर लगता है तब टैक्स OB प्राप्त होता है। इसी तरह जब और ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है तो T3 टैक्स लगता है तो OCI की प्राप्ति होती है। OCI की प्राप्ति के बाद उसके बाद आप मतलब सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, वो कर दे क्षमता के बराबर हो जाती है। और यदि इसके बाद भी सरकार को पैसे की जरूरत है तब वो सार्वजनिक ऋण ले सकता है,
या बॉन्ड बेच सकता है। इस प्रकार इस चित्र को मोराग मॉडल कहा जाता है। मोराग मॉडल, मोरा मोराग, MORAG, मोराग अर्थशास्त्री का नाम है। मोराग मॉडल, उसने कहा कि टैक्स अनवरत आप नहीं बढ़ा सकते हैं, टैक्सेबल कैपेसिटी पर आप पहुंच जाइएगा। टैक्सेबल कैपेसिटी पर पहुंच जाइएगा तो आपको करते क्षमता के बाद आप नहीं बढ़ा, मतलब ये कर सकते। T1 पहला लगाएंगे। सरकार T1 कर लगाती है तो खजाने में, सरकारी खजाने में OA कर वो आता है। एक कर आता है। फिर T2 लगाती है तो सरकारी खजाने में OB कर आता है। फिर T3 लगाती है सरकारी खजाने में OC कर आता है। अभी लिमिट हो गया, हर चीज का लिमिट होता है ना, निचोड़ लिया पूरा, अब कितना लेगा? तो पूरा निचोड़ लिया। अब आपको बताए थे कि तौलिया भींगा हुआ है लेकिन पानी निकलेगा नहीं, जबरदस्ती कीजिएगा तो तौलिया फट जाएगा, एक आध ड्रॉप गिर जाए। तो तौलिया फट गया तो फिर आपको वो एक ड्रॉप पानी को लेके क्या कीजिएगा? अर्थव्यवस्था में मारकाट शुरू हो जाए। पुलिस क्यों रहती है? पुलिस रहती नहीं कि कहीं पर बलवा नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो। उसके रहने पर भी हो जाता है, लेकिन उसके रहने से कम होगा, डर बना रहेगा। फिर होने के बाद उसका उपाय भी करेगी। राजू तुम समझाओ तो। राजू है क्या? नहीं पता चल रहा है। हरि नहीं। गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद, अभी नहीं है क्या? तो ये आपका टाइम समाप्त हो गया, 12 बज गया। अभी चित्र इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। OA पहला कर आएगा, दूसरा कर आएगा OB, तीसरा कर आएगा OC। तो पहला कर OA आया, फिर आएगा, बदलिएगा तो पहला से आ जाएगा OA और दूसरे से आएगा AB, तो OA प्लस AB। फिर तीसरे से आएगा BC, तो OA प्लस AB प्लस BC। BC। ये टोटल टैक्स आ गया। और यहाँ आकर के रेखा फ्लैट हो गई। फ्लैट हो गई तो उसको टैक्सेबल कैपेसिटी कहेंगे। इससे अधिक अगर आपको चाहिए तो देश चलाने के लिए आपको सार्वजनिक ऋण का उगाही कीजिए, सरकारी बॉन्ड को बेच के उससे पैसा उगाही कीजिए, ब्याज उस पर दीजिए, जनता उसको खरीदेगी, आपको पैसा देगी। लेकिन कर मत लगाइए। कर लगाने की सीमा, निचोड़ने की सीमा के बाद अगर बढ़िएगा तो वो हानिकारक होगा। इसी चित्र को आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ लगा, और यही हो गया आपको कर दे क्षमता। कर दे क्षमता रेखा। ये हो गया टैक्स 1, ये हो गया टैक्स 2, ये हो गया टैक्स 3।
कर दर है। ये हो गया कर राजस्व। कर राजस्व हो गया। अब कहता है कि फैक्टर्स determining taxable factors determining taxable capacity। नंबर वन है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अधिक जब कर दे क्षमता अधिक होगी। दो नंबर है प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तब कर दे क्षमता अधिक होगी। दो नंबर पर है कि अस्थाई सरकार अस्थाई सरकार हो। हाँ, अस्थाई सरकार अगर होगी तो जनता को कर देने का मन करेगा, विश्वास जनता का रहेगा। तो अस्थाई सरकार रहने पर भी टैक्सेबल कैपेसिटी जो है क्रय क्षमता बढ़ेगी, वृद्धि होगी। तीसरा है जनसंख्या। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो कर दे क्षमता घटेगी। क्योंकि बचेगा ही नहीं उसको पैसा कर देने का, गरीबी की संख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो कर दे क्षमता घटेगी। और ये वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आय की भी क्षमता घटेगी तो कर दे क्षमता घट जाएगी। तो धनवान आदमी का आमदनी टुकड़ा टुकड़ा होता चला गया नीचे तो कुल मिला के कम कर आएगा। तो कहता है कि आय की
वितरण की विषमता, वितरण की आय की वितरण की विषमता घटेगी तो तब आय की वितरण की विषमता घटेगी तब कर दे क्षमता घटेगी। सबको कार्य होने लगेगा, सबको सब चीज चाहिए, वितरण की विषमता घट रही है तब कर दे क्षमता घट जाएगी। घटेगी, बढ़ेगी नहीं। घटेगी। टाटा बिरला सबका पैसा लेके बांट दीजिए तो लास्ट में कौन खड़ा रहेगा? टाटा कटोरा लेके खड़ा रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ उसका निकल जाएगा। सब तो निकल ऊपर वाला जाएगा। तो जता चुका रहेगा ना तब तक। नहीं तो नीचे सृजन वाला होना तो ना उतना है। टेस्ट नहीं आएगा। नीचे वाला जो है हाँ। पैसा अगर सर- उसका बांटिएगा तो पैसा उतना टैक्स नहीं आएगा। एक जगह है तब ना उसके ऊपर हाई टैक्स आप ले रहे हैं। सारा पैसा उसको अगर बंट जाता है जी तो फिर टैक्स की जो उगाही है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी धीरे टैक्स धीरे। आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी टाटा और अंबानी से ले रहा है। हाँ, मैं सर जी। सब 5-7 को 10 को तो आदमी ये है जो पूरे देश के पैसा को लिए हुआ है। 73%। अब सोचिए ना, अभी जी आजादी के बाद 80 करोड़ आदमी गरीब हो गया। अभी और सीधे बढ़ेगी। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, बहुत अच्छा किया। जी। नहीं तो खोज खोज के मारना शुरू करता लोग उसको। कौन तरह का प्लानिंग किया कि 33 करोड़ आदमी 40 करोड़ आदमी था आजादी के समय में जब प्लानिंग कमीशन बना। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ है कि 80 करोड़ आदमी गरीब हो गया। तो गरीबी का मॉडल लगाए, उससे तो बेहतर था कि खेती बाड़ी ही होता और लोग फल फूल खा के जिंदा रहता। सब चीज का ललक आप दिखा दिए, विकसित देश का सब चीज थोड़ा थोड़ा चटा दिए। तो इसलिए कहता है 1967 तक अनाज बाहर से मंगवाते थे हम लोग, अनाज के मामले में निर्भर हुए। उसी तरीके से निर्भरता और अन्य क्षेत्र में जनता के सहयोग से करते। तो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जो है वो सही नहीं है और इसी कारण से ये हो रहा है। गांव में काम हो रहा है सर जी। गांव के आदमी को जॉब नहीं मिल रहा है। बड़ा बड़ा मशीन ला करके आप काम को पूरा कर रहे हैं। श्रम पूरा गहन करके जो क्या है। अरे पूरा करके क्या कीजिएगा? पटना से पैदल दिल्ली चला है आदमी चल के। तो आदमी का कैपेसिटी आप देख लीजिए। अब बड़ा बड़ा हाईवा, बड़ा बड़ा मशीन और उससे स्पीड बढ़ा रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विकसित होंगे, जल्दी काम करेंगे। तो आदमी को बेरोजगार टैक्सेबल हो रहा है। कैपेसिटी जो है, और आदमी बेरोजगार है, उसी आदमी से कराइए। 2 महीना बाद रोड चौड़ा होगा तो क्या होगा? होगा, बढ़िया होगा। उसको रोजगार तो मिलेगा 2 महीने तक। तो ये सोच नहीं है, इसी सोच के कारण अब तो सर खुद बना देते हैं रोड। कह रहे हैं सर का तो मशीन से बना दे रहे हैं सब काम। अरे तो वही ना प्रॉब्लम उठा है, भारत के लिए वो लागू नहीं होगा। नहीं होगा, अपना अपना मॉडल करना चाहिए। तुलना में वहाँ आदमी नहीं है, तो लगाता है। कुत्ता घर में है लेकिन आदमी नहीं है। कुत्ता बिल्ली सब एगो आदमी है, एगो कुत्ता है, उसी में बिजी रहता है लोग। हमारे यहाँ देखिए ऐसा ही एगो हीरो है, वो सुसाइड कर लिया। जी घर में वो था, एगो कुत्ता था। सही बोला। हमारे भारतवर्ष में सोशल ताना बाना बहुत ही गहरा है। गांव में चले जाइए, खाना वाना खाने के बाद औरतें ढोलक मजेरा लेके मंदिर में आती है, खूब गाना गा रही है, भगवान जी को पुकार रही है, कर रही है, शांत पूरा एनर्जी खर्च की, फिर घर चले गई।
घर गई आराम से, फिर खाना वाना बना के घर परिवार को खिलाई। गांव में आप जाके देखिए, गांव हमारा जो है जी वो बहुत रियल अच्छा है। आईना है। और उस आईना को छोड़ के आप अमेरिका देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, संभव भी जहाँ नहीं। जहाँ की सामान उतारने के लिए रोबोट जाता है, सामान रखने के लिए रोबोट जाता है, रोबोट ला के रखता है खाना खिलाता है। और खाना खिलाता है। सारा सोशल काम जो बिल्डिंग है अलग है। वो मशीन से कर रहा है। तो वहाँ आदमी नहीं है, 6 महीना बर्फ से दबा रहता है। तो बेसिक बात देखिए, हमारे यहाँ मॉडल पर बहुत ही महात्मा गांधी जो कह गए वो लोग नहीं किया। सबसे बेस्ट मॉडल है। महात्मा गांधी वो चरखा क्या बताए, चरखा बताए थे कि हल्का फुल्का मशीन का अपना प्रयोग कीजिए और आदमी का हाथ गोड़ चलवाइए। जी राम स्वराज की। तो मशीन उनका के- कहना था कि गांव का रिपब्लिक होना चाहिए। इंडिया इज ए रिपब्लिक, गांव है करप्शन का अड्डा। अभी देखिए किसान के लिए किया जा रहा है कि अनाज वो कहीं बेचेगा, हंगामा चल रहा है। मंडी में जाके देखिए किसान किस तरह से तड़पता है, अनाज लेके घूम रहा है, लेवे नहीं करेगा, फेंक देगा, ले जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारा, बिचौलिया। खराब है। तो ये है बिचौलिया, बिचौलिया को दीजिएगा तुरंत आपका बिक जाएगा। जी उसमें जी कमीशन सर। लेता है। वो सब कर लेता है ना आपस में। और वो तो इस तरह से है। अब पांचवा जो है कि जनता का उत्साह, ये बहुत बड़ी चीज है कि टैक्स देने का जनता में उत्साह, जनता में उत्साह अगर है तो जी कर दे क्षमता अधिक हो जाएगा। कर दे क्षमता अधिक होगा। सर टैक्सेशन पॉलिसी लिख सकते हैं? हाँ भाई, जितना बात बता रहे हैं ना, जी वो कुछ भी पूछे, बात जहाँ फिट करे डाल दीजिए। ये जी। कोई नहीं है कि टैक्सेबल कैपेसिटी आवेगा तभी चित्र डालेंगे, तभी सूत्र डालेंगे। ये इकोनॉमिक्स है। 5 आंसर आपको लिखना है, 6 आंसर लिखना है, जहां भी लिखना है, इस सारे बात का उपयोग करना है। आगे पीछे आप कर सकते हैं। होटल में जाइएगा तो बाथरूम में इतना तरह का मलहम सब रखे रहता है कि हमको समझ में नहीं आया कि कौन मलहम कहाँ लगाएंगे। कंफ्यूज हो जाता हम सोचे कहीं उल्टा असर नहीं हो जाए, तो चुपचाप हम अपना साबुन रखते हैं, उसी से नहा के निकल गए। ठीक करते हैं सर। खोल के देखते हैं तो कोई लिक्विड नीला है, कोई पीला है, कोई उजला है, कोई क्या कह रहा है। तो वही चीज है। अब वो भी जानता है कि कोई नहीं उपयोग करता है, लेकिन आगे साबुन भी सोचता लिक्विड है, ही रहता है, साबुन भी लिक्विड के रूप में ही रहता है। सब चीज लिक्विड। ये सर ये सही है प्रदर्शन दिखाने के लिए। प्रदर्शन अरे नहीं प्रदर्शन भाई, यूज अधिकांश किया जाता है। प्रदर्शन। कनाडा वाला आएगा तो यूज कर लेगा ना, हम लोग नहीं। भारत की बात कर रहे हैं, भारत की। नहीं भारत वाले के लिए कहाँ से, वो उसी के लिए है, विदेशी के लिए है। इसीलिए बोले ना, वहाँ वाले तो यूज करेंगे। हमारे देश का विकास किसमें होगा, इसका मॉडल जो है गांधीयन मॉडल के अतिरिक्त दूसरा कोई मॉडल बेस्ट नहीं है, बेस्ट है। क्योंकि वो गरीबी को जानते थे, श्रम गहन गरीबों के का बीच। बात करते थे। शुरू में वो नहीं थे, वो भी सूट टाई लगा के जाते थे, बाद में सूट टाई लगा के जाते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में बदल गया। अब फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे तो पटक दिया बाहर प्लेटफार्म पर, उतरो जैसे पटका, तब इनको बुझाया कि सारा तब उनके पढ़ाई आत्मा बेकार को झकझोर मिला, मतलब ये। नहीं तो उससे पहले कहाँ बुझाता था गरीबी। थैली बतिया है कि हमारे पास टिकट है, ये है वो है। कहा कि नहीं, बैठने तुम नहीं कल आया। आदमी है, उतरो। तो कहता है कि हमारे देश में रूरल पीपुल के हाथ में ही दे दीजिए, उसी के मॉडल को अपनाइए, तब आपका अर्बन डेवलपमेंट जो है
ऑटोमेटिक होगा। रूरल डेवलपमेंट का परफेक्ट डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा पीपल का कैपेसिटी यूज होगा। अब सोचिए कि सरसों तेल जो है बड़ा बड़ा मशीन वाला में करके बना रहे हैं, अब मिलावट वही कर दे रहा है। पूरा यहाँ घानी मिल का हम लोग का पहले जो कंसेप्ट था, हम लोग जो मिल स्कूल से। में थे तो जाके गाँव में तेल पेरवा के ले गाँव आते में थे। रहे। ओरिजिनल मिलता ही नहीं है तेल तो। कहाँ थे सर जी आप? कहीं गांव में जहाँ रहते थे तो बैल अच्छा, घूमता अच्छा। रहता था, और उसको सरसों ले गए, जी। दिया और पेड़ के निकाला, वहीं बैठे रहे। हमारा नंबर जब आया तो पेड़ के दिया, उसमें शक लगता कि उठ के चल जाए, कुछ मिला न दे। कम ना दे दे सर जी। हाँ मिला सकता था, मैंने सब धनी जगह। लगाने में बदमाशी कर देता था ना सर, हाँ, राउंड अच्छा लगाने सर। में कम कर देता था। सर जी, एडम स्मिथ का तो यही विचार था कि जिस देश में श्रम प्रधान हो तो श्रम ही उत्पादन करे श्रम संबंधित वस्तुओं का। अरे श्रम प्रधान नहीं है, जनसंख्या श्रम ज्यादा। जनसंख्या न है, बहुत ज्यादा जनसंख्या जनसंख्या ज्यादा। है। संसार जी। का, संसार में भारत और चीन को घटा दिए तो आदमी नहीं रहेगा। जी। आपको आश्चर्य होगा, कनाडा में, अमेरिका में रोड पर एक आदमी नहीं चलता है। बड़ा बड़ा रोड है एकदम। चौड़ा चौड़ा 6 लेन रोड है। अरे तो बताइए कि रोड पर क्या चलता है? कुत्ता नहीं चलते हैं क्या सर? हैं? क्या जानवर बोले? चलते हैं, जानवर। जानवर बोल रहे हैं वो। जानवर कहीं रोड पर नजर जानवर नहीं कहाँ आएगा। होगा, जानवर भी नहीं आता। आदमी नजरे नहीं आ रहा तो जानवर कहाँ से आएगा? जानवर कहाँ से आएगा? वहां तो जानवर गुरुजी कोई आदमी रख नहीं सकता है। जानवर जो है जानवर के केज में रहेगा, बाहर आएगा तो एक आदमी साथ में रहेगा। उसका उत्तर क्या है कि वहां मान लीजिए 33 करोड़ आदमी है तो 33 करोड़ कार है रोड पर। जी। स्टूडेंट भी गया है तो उसको भी कार है। तो 33 करोड़ आदमी है और 40 करोड़ कार है, तो कोई आदमी पैदल नजर आएगा? नहीं। नहीं सर। वो रोड पर कारें चल रहा है, और कार जो चल रहा है वो मधुमक्खी जिस तरह से रहता है उस तरह से। कई जगह पर हम खड़ा होकर के फोटो भी खींचते थे कि बाप रे बाप इतना कार है। एक इस तरह का कुछ नजारा आपको दिल्ली में भी आएगा। किसी पुल के ऊपर में, एयरपोर्ट के पास पुल है तो उस पर खड़ा होकर देखिए तो नीचे खाली कार कारें उसके का। पास कर। लेकिन उसकी संख्या का के तुलना में कनाडा या अमेरिका का जो कार की संख्या है वो आदमी के बराबर में। आदमी है 34 करोड़, यहाँ 34 करोड़ कार भी हो जाएगा तो अभी आदमी है 130 करोड़, तो 100 करोड़ रोडे पर रहेगा। अब पटना में तो रोड पर खाली आप खड़ा हो जाइए तो ठेलते ठेलते आपको आगे पीछे करते रहेगा, इतना भीड़ पीछे से चलता है। तो जाम रहता है वो है, सब। रोडे नहीं इसलिए है। कहता है कि हमारे देश में सही मॉडल की जरूरत है, और भगवान जाने कौन मॉडल सही कब होगा। आएगा? महात्मा गांधी जब कह गए थे उस मॉडल को लगाए रहता तब तक बहुत तरह का काम हो गया होता। अब कह रहा है कि गांव में जो है 5 करोड़ दे रहे हैं, वहां बिल्डिंग बनाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अब ध्यान में आ रहा है, सारा बिल्डिंग वही बनाते, गांव शहर में आता ही नहीं। गांव में ही हर तरह का फैसिलिटी डेवलप होता है। स्कूलें हॉस्पिटल बना दे तो सबसे बढ़िया रोजगार भी मिल जाएगा सर। जिससे रोजगार सृजन हो वही काम कीजिए। कई जी। आदमी सर। को बैठे रहेगा। अब यूथ है, यूथ को फंसा के रखता था कि यह परीक्षा वो परीक्षा वो परीक्षा। अब किसी तरह का कोई परीक्षा ही मान लीजिए रोजगार का आप नहीं दीजिएगा तो यूथ क्या करेगा? यूथ गलत पावर रास्ता आपका पे जो है वो तरह तरह का बर्स्ट हो जाएगा। लीगल एक्टिविटी में। तो इस तरीके से टैक्सेबल कैपेसिटी पर कोई भी सवाल आए उसमें इसका प्रयोग कीजिए। कर का कहीं कोई सवाल आवे तो का चित्र बाएं दाएं कर दीजिए, तो ये आपके अपने खुले हुए दिमाग का उपयोग होगा, क्योंकि परीक्षा तो एक ही दे रहे हैं आप। तो ज्ञान आपका हर तरह का हम बढ़ा रहे हैं, उसका उपयोग आपको सही करना है। दैट्स ऑल। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर। आप लोग सर जी अभी प्रणाम करना है। हाँ, प्रणाम वाला सेशन नहीं छोड़िए। जी जी। प्रणाम वाला सेशन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरुजी ये एनर्जी मिलती है आपसे। प्रणाम कह सर। रहे हैं कि सोचिए हम चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं
ऐसे चुपचाप हम कनाडा में भी बैठ के पढ़ा सकते हैं, जी लेकिन जी। अंतरात्मा हमको नहीं कहती है। पोलैंड, मॉस्को, जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, सारा जगह को घूमे। पहले सोचते थे कि ऐसे घूमेंगे घूम के ला, लेकिन जब गए वहां देखे तो देखे कि हम लोग का तो देश कहाँ ही मैच ही नहीं करता है। एवरी ना कभी स्टूडेंट करेगा। हैज कार। 34 करोड़ आदमी हैं तो 34 करोड़ कार दौड़ रहा है। रोड पर एक आदमी नहीं, रोड पर एक जानवर नहीं, रोड पर एक कागज का टुकड़ा नहीं। सिर्फ कार। आपको आश्चर्य होगा, रोड पर 34 करोड़ कार दौड़ रहा है, कोई हॉर्न नहीं बजाता है, चलती रहता ये सब बात यहाँ किसी को कहिएगा तो असंभव लगेगा। संभव अचंभित होगा सर। हर जगह पर स्टूडेंट को खेलने के लिए बनाया हुआ है। एक जगह देखिए कि गर्म जगह है, लेकिन वहां चारों तरफ जो है बर्फ जमाया हुआ है और लड़का स्केटिंग कर रहा है। वो देखने के बाद हमको लग गया कि अब जो हो अपना ही, जो इंडिया में जहाँ रह रहे हैं वहीं रह के कुछ काम करें। यहाँ आकर के तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि, और उसके बाद भी उसका ताना ऐसा कि यू आर इंडियन, ऐसा है कि हम लोग का रंग रोगन ऐसा है कि उसमें पहचाना भी नहीं करेंगे। लगेगा कि हम लोग आदमी है तो वो क्या है, अगर वो आदमी है तो हम क्या है, हम लोग क्या है। अंतर रहता है सर जी। मॉस्को में देखिएगा हाइट जो है हम लोगों से टेढ़ा हाइट है सबका। बहुत जी सर, रशियन तो बहुत लंबे होते हैं। ऊपर से झुक के तुमको कहेगा गुड मॉर्निंग, इतना गुड मॉर्निंग। जी हम नीचे से ताकेंगे। तो हर चीज में हर चीज एकदम अलग है। तो मॉडल कैसे आप उसका अपनाइएगा, वही तो। अपना मॉडल सोच के रखिए। कैसे लगाया हुआ है हैप्पीनेस इंडेक्स, जी। गरीबी को हटाइए दीजिए, हैप्पीनेस पूछिए कि गरीब है खुश है कि नहीं। अभी लॉकडाउन में क्या है, लॉकडाउन में हर आदमी घर के भीतर बंद है जी। मोस्टली आदमी घर के भीतर बंद है। किसी नेता को आप बाहर घूमते हुए देख रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा सा घूमा नहीं कि मालूम हो गया कि उनको धर लिया है, कोरोना क्वारंटाइन में, हो गया। क्वारंटाइन में सर जी चले गए। रामायण महाभारत देख रहे हैं नेता लोग। हाँ, तो इसलिए बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसी में हम लोग को सक्सेस करना है। आई विश दैट यू ऑल गेट सक्सेस। और जो बता रहे हैं वो किसी एक टॉपिक के लिए नहीं बता रहे हैं, हम आपको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। जहां कहीं भी इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हैं। दूध से दही बनाइए, छेना बनाइए, छाछ बनाइए, रसगुल्ला खाइए, खीर खाइए, वो बात है। उस चित्र को उठा के कहाँ फिट कर दीजिएगा आप, आपका प्रतिद्वंदी हार जाएगा। तो कुछ चित्र नहीं देखा, ओरिजिनल किताब का चित्र देख कहाँ से पाएगा। जितना पढ़ा रहा है वो अपने कहीं कम्पीट नहीं किए हुआ है। हम तो देख रहे हैं ना, बहुत एकेडमी सबका रो रो करके कह रही कि हमको पढ़वा लिया, पैसे नहीं दिया, तो ऐसे किया वैसे किया। सब जो है एक्सप्लॉइट स्टूडेंटे को करने के फेर में है, और उसको शिक्षा प्रॉपर दे नहीं रहा है, पढ़ा ठीक से नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस चित्र का प्रयोग टैक्स का जहां कहीं भी आए, बजट आए, टैक्स का कोई चैप्टर आवे, चट से वहां डालिए। चित्र जो बता रहे हैं उसका एक कॉपी बनाइए जिसका नाम होगा डायग्राम बुक, और उसमें सारे डायग्राम बुक को अपना उसमें 1 2 3 करके अपने हाथ से बना के रखिए। वही आपका अस्त्र हो गया। सर जी अलग बनाए उसको डायग्राम? अरे अलग बना के अपने पास रखिए ना, देखिएगा उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा आपका। आपका बना के आपका अपना उमेश चंद्रा का डायग्राम बुक। अब वहाँ डॉक्टर पीसी वर्मा से आप पढ़े, वो चीज आपका हो गया। एगो लिख दिया डॉक्टर पीसी वर्मा का डायग्राम बुक, हमारा नाम क्या लिख दिया? ऐसा सही बात है। तुम्हारा नाम होगा। गुरुजी भगवान है। तो इसलिए हमारा अलग एनर्जी मिलता है सर है। और गुरुजी आपका चेहरा देखते हैं एनर्जी मिल जाता है, चेहरा देखते हैं आपका एनर्जी मिल जाता है।
हाँ, तो वही हम एनर्जी जो है आपको शुरू में बांट रहे हैं। देते हैं, बांटते हैं। जी, गुरु। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। सर। थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू।